में स्वागत है। हम सुबोध सर आप सबको इतना ज़रूर कहेंगे, आप लोग कभी भी सोचिए तो मन में निगेटिव ना सोचिए। यानी जो निगेटिव सोचते हैं उनका कार्य भी निगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव सोचते हैं उनका कार्य भी पॉजिटिव होता है। यानी कहा गया है कि समस्या के बारे में सोचने से एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार समाधान के बारे में सोचने से एक नई समाधान उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आप समस्या बनने की कोशिश ना करिए, आप समाधान बनिए। क्योंकि जब मनुष्य घर में जो जन्म लेता है वह समस्या नहीं, वह समाधान है। आगे देखिएगा ये क्या कहता है। पहला सवाल कि यदि a बराबर क्या है 1/3b, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए कि जैसे a बराबर क्या है 1/3b है, यानी b यहाँ आ गया, ठीक है। यानी लिखेंगे का a/b बराबर का होगा 1/3, ठीक है। उसी प्रकार क्या है और यहाँ का दिया है, उसी प्रकार दिया है b बराबर का है 1/2c, c यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा b/c बराबर 1/2। अब आप इतना जरूर देखिए, अब निकालना का है a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अब क्या है कि इसको क्या लिखेंगे a अनुपात b है। मानिए तो ये क्या है, आपको a अनुपात b है, a अनुपात b बराबर क्या है 1/3 है। और क्या है b अनुपात c बराबर क्या है 1 अनुपात का है 2 है, 1/2 है, ठीक है। 1/2 है, इस तरह लिख दिए। अब आपको निकालना का है ए बी सी। क्या निकालना है ए बी सी, तो a अनुपात b अनुपात c ऐसे लिख देंगे। अब a के सामने क्या लिखेंगे 1, b के सामने क्या लिखेंगे 3, फिर यहां देखिए क्या है b के सामने क्या लिखेंगे 1, c के सामने क्या लिखेंगे 2। अब आपको बताए थे क्या, अनुपात वाला जब भी बनाइए तो आपको बताए थे कोई भी अपने बायां साइड और दायां साइड खाली छोड़ना नहीं चाहता है, उसी प्रकार ये भी अपने बायां साइड खाली नहीं छोड़ेगा। बराबर बराबर दोनों सब में तीनों अंक होगा तो गुणा करिए 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी का हो गया 6। यही आ गया 1/3/6, यही का हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल देखिए, कहता है दो संख्याओं का योग क्या है 22 तथा उनके वर्गों का योग क्या है 404 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। जैसे इस तरह सवाल जैसे दो संख्या कह रहा है उसी प्रकार तुरंत मान लीजिए। यानी माना कि प्रथम संख्या जो है x है, ठीक है। दूसरी संख्या जो है क्या है y है। इस तरह से मान a b भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो भी हम मैथ बताते हैं बहुत बेसिक ढंग से बताते हैं, और जिस इंसान को बेसिक समझ में आ गया उसके लिए ट्रिकली बहुत आसान है। तो इसलिए हम कहेंगे, अब कहता है संख्याओं का योग क्या है 22 है, यानी x + y, ठीक है। यानी तो क्या कह रहा है x + y बराबर क्या कह रहा है 22, और फिर उनके वर्गों का योग मतलब क्या है x² + y² क्या है बराबर का है 404 है। अब आपको पता है इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी अब आप जान रहे हैं का, तो आपको इसलिए पता है आपको कि a + b के होल स्क्वायर बराबर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab, इस तरह से होता है, ठीक है। यानी आपको यहां बैठाएंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर यहां बैठाएंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब a + b के जगह क्या है 22, ठीक है। 22 के यहाँ स्क्वायर बैठा देंगे, यानी अब x² + y² इतना का मान कितना है यहाँ 404 है, प्लस यहाँ क्या है 2xy। अब यहाँ देखिएगा 22 में 22 से गुना करिएगा तो 400 का होगा 84, का होगा आपको 484 बराबर क्या इधर क्या है 404 + 2xy। अब xy ही जो है संख्या का है गुणनफल है, गुणनफल ज्ञात करना है। अब 404 को इधर ला दीजिए, यानी 484 में से 404 का हो जाएगा आकर के घट जाएगा, इधर क्या बचेगा 2xy,
अब देखिए 484 में से 404 घटेगा यानी 80। इधर का है 2xy, ठीक है, 40 दूनी 80, यानी क्या हो गया x y बराबर कितना आ गया आपको 40। यही कह रहा था उनका गुणनफल ज्ञात करिए, ठीक है, तो उनका गुणनफल कितना आएगा 40, यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है क्या, जयंत ने 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 2 महीने बाद 4500 रुपया लगाकर मधु उसी में व्यापार में क्या हो गई शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपया की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा क्या होगा, यानी मधु कितना लाभ प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जयंत और मधु के बारे में देखिए कितना का अनुपात में उसका लाभ होगा। तो क्या होता है लाभ, जो लाभ का, ठीक है, लाभांश जो होता है, लाभांश प्राप्त करने के लिए, लाभांश को ज्ञात करने के लिए लाभांश कितना कितना होगा, लाभांश को देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों का हिस्सा देखेंगे क्या है, लाभ का अंश कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जयंत जो लगाया, ठीक है, जयंत जो लगाया, जयंत का निवेश गुणा समय, कितना समय के लिए जयंत निवेश किया और कितना समय के लिए जो मधु है, ठीक है, मधु का निवेश गुणा समय, यानी मधु कितना पैसा लगाई और जयंत कितना पैसा लगाया। तो जयंत क्या है, जयंत लगाया था 30,000 रुपया, ठीक है, गुणा 12 महीना के लिए लगाया था, लेकिन 2 महीना बाद, एक वर्ष के अंत में मैंने 12 महीने लगाया, लेकिन मधु जो है 2 महीना बाद आई, मैंने 10 महीना लगाई है, लेकिन ये 45,000 रुपया इसमें लगाई है। कै महीना के लिए, 10 महीना के लिए। आप 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 15 तिया 45, ठीक है, 3 से काटे 3 पचे 15, 3 चौके 12, यानी आपको लाभांश की राशि प्राप्त हो गया, अनुपात प्राप्त हो गया कि 4 और 5 के अनुपात में बटेंगे, यानी 4 रुपया अगर इसको मिलेगा जयंत को तो 5 रुपया मिलेगा मधु को, यानी टोटल 9 भाग में बनाना है, टोटल 9 भाग है, 4 और 5 9, 4 5 9, 5 4 9, यानी 9 भाग में पैसा बटेगा, ठीक है। तो जिसका पूछे मधु का हिस्सा है ना, इसलिए लिखेंगे का मधु का हिस्सा बराबर का होगा, मधु का हिस्सा बराबर का होगा कुल लाभांश, ठीक है, कुल लाभांश, ठीक है, बटा, ठीक है ना, कुल लाभांश बटा क्या है, कुल भाग है ना, कुल भाग कितना है 9 है, यानी कुल भाग 9 क्या कहेंगे, जयंत का और मधु का, है ना। तो जयंत प्लस मधु का भाग, यानी जयंत प्लस मधु का भाग, यानी दोनों का भाग कितना कितना लगा, गुना का मधु का निकालना है यहाँ, तो मधु का भाग, मधु को कितना भाग मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कुल लाभांश कितना 54,000 रुपया है, 54,000 रुपया है, बट्टा जयंत और मधु कितना है 5 और 4, यानी 4 और 5 के अनुपात में है, तो 4 प्लस 5, ठीक है, गुणा क्या है, मधु का कितना है, मधु का 5 है, मधु का 5 के अनुपात में मिल रहा है। अब क्या करेंगे, 54,000 है, बटा क्या है 5 4 9, गुना ये 5, 9 से काट दीजिए, 9 6 54, यानी क्या हो गया 6,000 गुना 5, 6 5 का हो गया 30,000 रुपया, यानी 30,000 रुपया मधु को लाभ की प्राप्ति होगा। आगे देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में मान लीजिए यानी माना कि, ठीक है, माना कि प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या जो था, व्यक्ति की संख्या बराबर का था x, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य कितना कार्य होगा, कार्य बराबर व्यक्ति गुना दिन, यानी कार्य बराबर क्या होता है,
व्यक्ति गुणा दिन होता है। ठीक है, तो कार्य क्या है, व्यक्ति है 60 और नहीं व्यक्ति पता नहीं, व्यक्ति तो x है, x और दिन कितना है 60 हो गया। अब आपको व्यक्ति जो है, अब व्यक्ति कितना हो जा रहे हैं, अब आपको व्यक्ति पहले x थे 10 यानी 8 व्यक्ति और आ गए, यानी x प्लस का हो गए 8। पहले x थे माने x का जो मान निकलेगा वही व्यक्ति की संख्या आएगा। अब x प्लस 8 हो गए। अब कितना दिन में काम हो जाता है, 10 दिन पहले, यानी पहले 60 दिन में होता था, अब कितना दिन में काम हो जाएगा, यानी 50 दिन में काम हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या करेंगे, कार्य, तो कार्य बराबर व्यक्ति गुणा दिन, इस तरह कर देंगे। यानी व्यक्ति x प्लस 8 और अगर दिन 50 दिन लग रहा है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब कहेंगे का ये भी कार्य बराबर है इतना, ये भी कार्य बराबर है, दोनों कार्य तो बराबर ही है। प्रश्न से क्या करना है, ये भी कार्य है, यानी x गुने 60 बराबर का है x प्लस 8 गुने 50। अब गुणा कर दीजिए, 60x हो गया ये वाला, और यहाँ 50 से गुणा करें 50x, और 50 में 8 से तो 8 पचे 40 यानी 400। अब 50 इधर आके घट जाएगा, 60x में से 50x घट जाएगा, इधर तो 400 है, 60 में से 50 घट जाएगा, क्या बचेगा 10x बराबर क्या है 400। 10 से 0 खत्म, यानी x बराबर कितना 40 व्यक्ति। यानी शुरू में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे। कितना व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति। सवाल देखिएगा, 5वां सवाल कहता है किसी टंकी को 2 नालियां क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भरती है, जबकि एक तीसरी नली उसे 20 घंटे में खाली कर देती है। यदि तीनों नलियां एक साथ खोल दी जाए तो कितने समय भर जाएगी। अब देखिए यहाँ पास मान लीजिए 3 नाली है, ए और बी। ए जो है मान लीजिए है ना, ए नाली टंकी को ठीक है भरने में कितना समय लेती है, 10 घंटा। कितना घंटा लेती है, 10 घंटा। और बी नाली कितना लेती है, बी नाली टंकी को अकेले जब भरती है तो भरने में कितना समय लगाती है, 12 घंटा। ठीक है, अब इस तरह से है तो आप चुपचाप ए बी और सी 3 नाली लिख दीजिए। और ए कितना है, ठीक है, ए 10, ए कितना है 10, ये 10 घंटा लेती है। और बी कितना है 12 घंटा, और सी कितना है 20। ठीक है, तो ये जो 10 है ये 10 है, ठीक है, और ये क्या है आपको 20 घंटा, 12 घंटा लेती है ये वाला बी वाला, और सी कितना लेती है 20 घंटा खाली करने में। तो अब क्या करेंगे, ये तीनों का जो सम्मिलन रूप जो है, इसको तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो आप 10, 12 और 20 का लघुत्तम निकाल दीजिए। ठीक है, जब लघुत्तम निकालिएगा, ठीक है, लघुत्तम निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब कौन कितना में करता है। ठीक है, 5 6 के 6, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, इस तरह से। तो क्या हो गया आपको, 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60। यानी ये 60 यूनिट का, माने 60 यूनिट का ये टंकी है। इससे पता चल गया ये 10 घंटा में भरता है, मतलब 1 घंटा प्रति घंटा जो है ये 6 यूनिट करता है, 6 यूनिट भरता है। और बी 12 पचे 60, यानी बी जो है यह 5 यूनिट के रफ्तार से भरता है। और सी जो है 20 तिहाई 60, यानी ये दोनों तो भरते हैं लेकिन 20 तिहाई 60 यानी 3 यूनिट की दर से क्या करता है, खाली करता है। अब आपको देखना है तीनों नाली को एक साथ खोल दिया गया, यानी ए बी और सी। ठीक है, यानी प्रश्न यही कह रहा है, प्रश्न से यही कह रहा है कि ए बी सी तीनों नाली को अगर एक बार में खोल देंगे तो क्या है, ये 6 है, ये 5 है
और ये क्या है -3 है। 6 5 11, 11 में से 3 गया, क्या हो गया 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट प्रति घंटा भरेगा। ठीक है, 8 यूनिट कितना लगेगा, 8 यूनिट प्रति घंटा के दर से तीनों मिलके भरेंगे। क्योंकि अब समय आपको निकालना है कि कितना समय भरेगा, तो समय बराबर का होगा, समय बराबर का होगा कुल क्षमता। ठीक है, कुल क्षमता, कुल टंकी की क्षमता, कुल टंकी की क्षमता, कुल टंकी की क्षमता बटा प्रति घंटा यूनिट, यानी प्रति घंटा भरने की क्षमता। ठीक है, भरने की क्षमता, भरने की क्षमता। तो ये भरने की जो क्षमता है, अब आप जान रहे कुल क्षमता 60 हो गया टंकी की, और 8 यूनिट प्रति घंटा के दर से भरा रहा है, तो बटा 8 लिख देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ये 10 घंटा में, 12 घंटा में और सी था से 20 घंटा में खाली कर रहा था। तीनों के बारे में समझ गए, 10 12 20 का तीनों का लघुत्तम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि किस यूनिट से, मतलब एक प्रति घंटा किस यूनिट से भर रहा है। 1 घंटा में 6 यूनिट था ना, 10 घंटा में 60 यूनिट भरता होगा। अब इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 15/2 घंटा। अब 15/2 घंटा को आप पूर्णांक में लिख दीजिए, 7 दूनी 14 पूर्णांक 7/1/2 घंटा, कहीं कहीं दे देता है 7 घंटा 30 मिनट, तो आंसर वही लिखेंगे। ठीक है, छठा सवाल क्या कहता है, संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या है 5 के 3 4 5 7, इस तरह संख्या दिया हुआ है 5 के 3 4 5 7। ठीक है, अब ये संख्या दिया हुआ है, इसमें k का मान ज्ञात करें, जबकि संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए 11 से विभाज्य का, जैसे पहले नंबर 2 से विभाज्य का नियम बताए थे कि पहली संख्या, लास्ट वाली संख्या है, अंतिम संख्या दाएं साइड से, पहली संख्या जो होता है वो 2 से विभाज्य है, तो क्या है वो पूरी संख्या विभाज्य होगी। उसी तरह 11 वाला भी बताए थे कि इसका अल्टरनेट देखिएगा, अल्टरनेट का है विषम स्थान का, इस तरह से इस तरह एक साथ जोड़ दीजिएगा, और ये सम स्थान वाला देखिएगा। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट, ये सम स्थान वाला देखिएगा। ये दोनों को अगर दोनों देने का अंतर अगर 0 आ जाए, या दोनों देने का अंतर क्या है 11 से विभाज्य हो, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य होगी। तो आप विषम स्थान वाला देखिए पहले, विषम स्थान की संख्या, विषम स्थान की संख्या क्या है 5 है, 5 3 और 5 3 5, इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 3 13 हो जाएगा। ठीक है, और सम स्थान जो है 3 4 7 है, तो यहां लिखेंगे सम स्थान की संख्या, सम स्थान की संख्या, सम और विषम स्थान समझ रहे होंगे, है ना। तो क्या है k 4 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 4 11, 7 4 11, 7 4 11 प्लस k, 11 प्लस k। अब ऐसा सोचिए कि k के जगह कौन मान बैठाइएगा जो आपको दोनों का अंतर 0 आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न से आप अपने आप से लिखिए। ठीक है, और कोई भी संख्या जब भी बैठाइएगा तो 1 से लेकर 9 के बीच ही बैठाना पड़ता है। तो अब यहाँ पास देखिएगा विषम स्थान का योग क्या आया है, सम स्थान वाला योग आया है, सम स्थान वाला का है 11 प्लस k है, और विषम स्थान वाला का है 13 है। अब क्या करिए 11 को उधर ले जा घटा दीजिए, तो k बराबर का हो जाएगा 13 - 11, यानी k बराबर 2, यानी 2 अगर मान रखिएगा आप k के जगह, तो यह संख्या पूरा क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य कहलाएगा। तो k का मान क्या आया 2 आया। इसी तरह आगे देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा 7वां सवाल क्या कहता है कि यदि 5 4 3 2 स्टार 7, ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। 9 से विभाज्यता का नियम बताए थे कि पूरी संख्या को जोड़ लीजिएगा, और वह संख्या अगर 9 से कट जाता है, यानी उसका जो पूरा संख्या जो जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो अंक आएगा, जो संख्या आएगा वो 9 से अगर विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी विभाज्य होगी। इसको क्या करेंगे, देखिए 5 4 3 2 स्टार
7। ठीक है, अब इसको देखिए, सब जोड़ के देखेंगे। 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ स्टार जोड़ 7। अब देखिएगा, स्टार के जगह 1 से 9 के बीच कोई भी अंक बैठाएंगे। सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे। अब देखिएगा यहाँ 5 4 9 9 3 12 12 2 14। 5 4 9 9 9 9 3 12 2 14 14 और 7 14 7 21। ठीक है, 21 प्लस स्टार। अब देखिए, स्टार के जगह क्या बैठावे जो 9 से विभाज्य हो जाए। 1 बैठाएंगे तो 22 होगा, 2 बैठाएंगे 23 होगा, 3 बैठाएंगे 24 होगा, कटेगा नहीं। 6 बैठा देंगे। अगर स्टार के जगह 6 बैठा कर देखेंगे तो 21 और 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 21 6 का हो जाएगा 27। अब 27 को देखिए, 27 को आप 9 से भाग देके देखिएगा तो 9 3 27 कट जाएगा। तो आप स्टार के जगह क्या बैठाए हैं, स्टार के जगह क्या बैठाए हैं, 6 बैठाए हैं, यानी 6 यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए दिया हुआ 8वां सवाल में यदि log 2 बराबर 7 है तो log 80 का मान ज्ञात करें। देखिए, अब जो मान जो कहता है उसी को पहले हल करिए। ठीक है, तो log 80 क्या दिया है, log 80। ठीक है, अब 80 को आप क्या लिखेंगे, 80 जो है 80 को आप लिखेंगे इस तरह से, log 8 गुने 10, ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुने 10। ठीक है, तो 8 दही के 80 हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि इस तरह log m गुना n बराबर होता है कि log m प्लस log n। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, यानी log m गुना n बराबर क्या होता है, ये सूत्र पर log m प्लस n होता है। तो उसी तरह यहां लिखेंगे हम log 8 प्लस log 10। ठीक है, अब आप देखिए log 8 प्लस 10। अब 8 को आप क्या लिखेंगे, log 8 जो है 8 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस ये log 10 है। ठीक है, अब याद रखना है log, ठीक है, ये log 2 गुने 2 गुने 3 बार है तो 2 का पावर का हो गया 3 हो गया, जोड़ यहाँ क्या है log 10 है, log 10। तो याद रखिएगा log ये 10 है तो यहाँ आधार की किसी भी log 10 का मान, जैसे अगर कोई को पता ना हो तो इतना जरूर याद रखिएगा, log 10 का मान 1 होता है। अब कोई क्या है कैसे होता है, तो देखिए log जो है यहाँ 10 आधार छुपा रहता है, ये 10 है तो आप इसको लिखेंगे तो log 10 बटा 10 लिखेंगे, log 10 बटा 10 लिखेंगे तो कट के क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। ठीक है, अगर कोई पूछ देगा कि log, अच्छा ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखेंगे। अब ये पहले इसको देखिए, log 10 है तो log पहले 10। ठीक है, अब log 10 को क्या करेंगे, 1 मान होता है, ये 3 यहाँ पीछे फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 log 2 बराबर का है 10। log 10 का मान का होता है, log 10 का मान का होता है 1 होता है। ठीक है, अब उसके बाद 3 और log 2 का मान क्या दिया है, 7 दिया है, तो 7 प्लस 1 तो 70 21 प्लस का होता है 1, 21 और 1 का होगा 22 होगा। ठीक है, इसी तरह आगे आप आराम से बनाते जाइए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 9वां सवाल कहता है कि यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक खंबे को 2 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफार्म को 6 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए जैसे 54 किलोमीटर रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो समय सेकंड में दिया रहे तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाइए। तो 54 को 5/18 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 18 का हो गया, 18 54, यानी 5 गुने 3 यानी 5 का हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल हो गया। ठीक है, एक खंभा को जितना समय लगता है, जैसे एक खंभा को जितना पार करने में समय लगेगा वो क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगा पहले। तो क्या है, समय पहले क्या लग रहा है, समय लग रहा है 2 सेकंड। समय क्या लग रहा है,
2 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई पता होगा, पहले रेलगाड़ी की लंबाई पता करना है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। चाल गुने क्या होगा, चाल गुने समय, चाल गुने समय। ठीक है, चाल कितना 15 और समय 2 सेकंड, यानी 30 मीटर रेलगाड़ी लंबा है। कितना मीटर लंबा रेलगाड़ी है, 30 मीटर है मानिए, तो खाली इंजन ही है 30 मीटर का। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अब ये 6 सेकंड में प्लेटफार्म को पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करना। अब जो दूरी होगा, अब दूरी जो होगा, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए 30 दिया है और प्लेटफार्म की लंबाई मान लीजिए x है। क्या मान लीजिए, x। ठीक है, ये दूरी हो गया, ये प्लेटफार्म की लंबाई x हो गया। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड। समय कितना लग रहा है, समय 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब देखिएगा, अब दूरी बराबर, लेकिन सूत्र होता है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल गुने का होता है, समय होता है। अब आपको दूरी देखिए, दूरी कितना है 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स, और चाल कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड है ना, 15 गुना और समय 6 है। अब देखिए 6 सेकंड है, 30 प्लस का है एक्स, 15 6 का 90, 30 उधर जा घट जाएगा, एक्स बराबर का होगा 90 घटाओ 30, यानी एक्स बराबर का हो जाएगा 60 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई का होगा 60 मीटर। फिर से सुनिएगा, रेलगाड़ी की चाल 54 था, इसको मीटर प्रति सेकंड बना दिए। समय 2 सेकंड लग रहा था, माने समझिए कि एक खंभा को पार करने में 2 सेकंड लग रहा था। तो वो जो दूरी निकलेगा, वो काल निकलेगा, रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगा, यानी दूरी बराबर का होता है चाल गुने समय। तो ये रेलगाड़ी के लंबाई 30 मीटर हो गया। लेकिन दूरी, कुल दूरी जो होगा, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई मान लीजिए x लिखे नहीं, लेकिन मान लीजिए प्लेटफार्म की लंबाई x है। समय कितना लग रहा था, 6 सेकंड। क्यों, क्योंकि प्लेटफार्म में ज्यादा पार करने में लग रहा था। तो दूरी बराबर का होता है चाल गुने समय, बैठा दिए, x का मान निकाल दिए। आगे यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी देखिए 58 वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ कहे, तो इसको मानिए विक्रय मूल्य करना है। माने यानी कहना का है कि मान कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, एक वस्तु का, यहाँ क्रय मूल्य का है तो विक्रय मूल्य करना, विक्रय मूल्य का है तो क्रय मूल्य। ठीक है, माना कि एक वस्तु का, ठीक है, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है। आपके पास टोटल 58 वस्तु था। ठीक है, तो 58, जब तो टोटल 58 वस्तु था, तो 58 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 58 वस्तु का विक्रय मूल्य, 58 वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा आपका 58 रुपया होगा ना। ठीक है, लेकिन आपको कहता क्या है कि 58 वस्तु का विक्रय मूल्य 58 रुपया है, लेकिन 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इसका क्रय मूल्य है। सुन लीजिए आप, यानी 50 वस्तु का, ठीक है, 50 वस्तु का, ठीक है, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या है, 58 वस्तु का क्रय मूल्य, 58 वस्तु का क्रय मूल्य। यानी अब आप देखिए 50 वस्तु का एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान है 1 रुपया, तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया। कितना हो जाएगा, 50 रुपया। कितना हो जाएगा, 50 रुपया। और ये 58 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, यानी 58 वस्तु का क्या हो गया, ये 58 वस्तु का क्रय मूल्य। तो 58 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। अब 58 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 58 रुपया था। यहां से आराम समझिए। तो अब आप समझ जाइए कि 50 रुपया का सामान 58 रुपया में बेचा जा रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो देखिए लाभ बराबर का होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अब आप देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ विक्रय मूल्य कितना 58 रुपया में बेच रहा था, और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 50 रुपया था। 58 वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो 50, यानी कितना आपको लाभ आ गया, 8 रुपया लाभ आया। लेकिन निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत।
तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र बताए थे, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ कितना 8 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया है ना, देखिए क्रय मूल्य है 50 रुपया ना, 58 वस्तु का क्रय मूल्य कितना 50 रुपया है, 50 दूनी का हो गया 100, यानी 8 गुने 2 यानी 8 दूनी कितना 16%। ठीक है। 11वां सवाल देखिएगा, 11वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी संख्या का, संख्या मान लीजिए x का 40% का 40% का 16% बराबर 8 है, तो x का मान निकालना है। तो x का 40% माने 40 बटा 100 गुना 16 बटा 100 बराबर 8। अब देखिए आराम से, 8 है कम 8, 8 दूनी का हो गया 16, कट गया यहाँ। अब देखिए 0 से 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 25, हाँ 100। ठीक है। अब आपको बचा क्या, x गुना ऊपर 2 बच गया और नीचे 10। ठीक है। और क्या है ये 25 बराबर क्या है 1। अब आप देखेंगे क्या, 2 बचे 10 काट दीजिए, ऊपर कुछ नहीं, x बचेगा और 25 बचे 125, x बटा 125 बराबर 1। अब 125 में 1 से गुना होगा तो 1 बराबर का हो गया 125 हो गया, यही x का मान आया 125, यानी वह संख्या क्या है 125 है। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जहां यहाँ विक्रय मूल्य का है तो उल्टा मानना है। ठीक है। यानी 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का है तो क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है। इन 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं का 40 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ क्या कहेंगे, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 1 रुपया, 1 रुपया है। तो अब आप देखिए एक वस्तु का 50 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 50 वस्तु टोटल है, 50 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा कितना हो जाएगा 50 रुपया। अब आप देखिएगा कहता क्या है, सवाल कहता है यदि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 50 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है। अब 40 वस्तु का देखिए कहता है 50 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 40 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, तो 40 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा, 40 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा, 40 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा, 40 वस्तु का क्रय मूल्य तो 40 रुपया होगा, लेकिन 40 वस्तु का क्रय मूल्य जो है यहाँ क्या कहता है, देखिए पहले यदि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, आराम से 50 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर कितना है 40 रुपया, लेकिन 40 रुपया क्या है 50 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य है। यहाँ पहले देखिएगा तो क्या आराम से देखिएगा इसको, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 50 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 50 वस्तु क्रय मूल्य 50 रुपया है, लेकिन 50 वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा, ठीक है, 50 वस्तु जो है 50 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 50 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है से 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। तो 50 वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य जो हुआ वो कितना हो गया, 40 वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 40 रुपया। ठीक है। अब 50 वस्तु का देखिए 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपया और 50 वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया, तो क्रय मूल्य 50 और विक्रय मूल्य 40, इसका मतलब हानि हो रहा है। 50 रुपये में खरीदे और 40 में बेचेंगे तो हानि होगा, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर सूत्र होता है क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 40, यानी 10 रुपया हानि हुआ। लेकिन कहता है हानि प्रतिशत निकालने के लिए, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है।
हानि आया 10, 10 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, देखिए क्या क्रय मूल्य 50 रुपया था, 50 रुपया हो गया, 50 दूनी 100 यानी 10 गुणे 2 यानी 10 दूनी का होगा 20%, यानी कहा आ गया 20% हानि आ गया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 50% और 10% क्रमिक बटों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। देखिए ये बटा 100 रुपया में से दिया जाता है, क्रमिक समतुल्य बट्टा क्या होता है, तो इसमें क्या कहेंगे, समतुल्य बट्टा को निकालने के लिए आप देखिए 50% और 10% क्रमिक बट्टा के रूप में दिया है। तो अब आपको देखना है इसका समतुल्य बट्टा जैसे ही निकालना है, तो आप जाने 100 रुपया में से ना 50% फिर दिया, फिर 10% दिया, तो आपको ये देखना होगा का इसका समतुल्य बट्टा निकालने के लिए सबसे पहले याद रखना होगा समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है, समतुल्य बट्टा बराबर होता है का 100 में से जो दिया रहेगा राशि, अभी तो प्रतिशत दिया तो माने 100 मानिए, 100 में से है ना, 100 माइनस का होगा। ठीक है, 100 में से 100 का, ठीक है 100 का, फिर जितने बटा दिए रहेंगे मतलब 100 माइनस x1 बटा 100 गुणा 100 माइनस x2 बटा 100, और 3 बटा रहता तो 100 माइनस x3 बटा 100, इस तरह होता। अब दो हाथ देखिए, 3 वाला नीचे वाला भी देखिएगा जैसे है, इसमें भी 20%, 50%, 20% और 10% है। तो इसमें जो निकालेंगे, इसमें जो समतुल्य बट्टा निकालेंगे, तो इसमें समतुल्य बट्टा निकालने के लिए समतुल्य बट्टा जो निकालेंगे इसमें, तो समतुल्य बट्टा बराबर लिखेंगे का 100 माइनस, ठीक है 100 का, 100 माइनस 100 का, फिर क्या कहेंगे 100 माइनस x1 बटा 100 गुणा 100 माइनस x2 बटा 100 गुणा 100 माइनस x3 बटा 100, क्योंकि ये तीन प्रकार के छूट मिलेंगे, 50%, 20%, एक बार 10%। तो इस तरह से निकालेंगे। तो क्या है 100 माइनस, अब 100 का मतलब 100 का मतलब गुना 100 माइनस x1 के जगह इसको बैठाएंगे, x2 के जगह इसको बैठाएंगे, तो 100 माइनस का हो गया 100 माइनस 50 बटा का हो गया 100 गुणा 100 माइनस 10 बटा का हो गया 100। अब आप देखिएगा समतुल्य बट्टा बराबर वही याद रखना है ये चीज। अब मान लीजिए ये 100 से 100 एक काट हटा दीजिए, तो क्या बच गया, ये 100 में से 50 घटेगा 50 गुणा ये 100 में से 10 घटेगा 90 बटा का हो गया आपको 100 है, 00 से 00 काट दीजिए, तो क्या बचेगा 100 माइनस 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब आपको पता है 100 में से 45 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 55, यही आपका 55% समतुल्य बट्टा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसका जब निकालिएगा तो इसका भी उसी तरह का 100 माइनस 100 का माने गुना 100 घटाओ 50% एक बार बैठाएंगे बटा 100, फिर गुणा 100 माइनस एक बार 20% बैठाएंगे बटा 100, फिर एक बार का बैठाएंगे 100 माइनस 10% बैठाएंगे बटा 100। ठीक है, 100 से तो बोले थे काट दीजिएगा, बाकी क्या बचेगा 100 माइनस 100 में से 50 घटेगा 50 गुणा 100 में से 20 घटेगा क्या बचेगा 80 बटा 100 तो है ही, गुणा 100 में से 10 घटेगा 90 बटा 100 तो है ही। ठीक है, अब आप देखिए ये 100 से का 00 कट गया और उसके बाद 50 दूनी 100, यानी आपको बच गया 100 घटाओ का बच गया 8 गुने 9 बटा 2। ठीक है, 2 से काटिए 2 चौके 8, यानी 100 माइनस कितना हो गया 9 चौके 36। अब 100 में से 36 घटाइएगा क्या आ गया 64, यानी आपका समतुल्य बट्टा जो आएगा कितना आएगा 64%। ठीक है, बता लीजिए। अब देखिए कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, आप एक्सरा एकदम जान रहे हैं कि 20% क्या है, चीनी के मूल्य में कमी कितना हुआ है, चीनी के मूल्य में ठीक है, चीनी के मूल्य में कमी कितना हुआ है, कमी हुआ है 20%।
चीनी के मूल्य में कितना % कमी हुआ है? 20%। होने पर खर्च कितना % वृद्धि की जाए ताकि अपरिवर्तित रहे? अब आपको देखना है ये 20% की कमी हुआ है, तो आपको खर्च में वृद्धि जब निकालना है, खर्च में वृद्धि, तो अगर खर्च में वृद्धि करना है तब ना बराबर रहेगा। जैसे मूल्य घट गया है तो कितना खर्च करेंगे जो कि पैसा उतने लगे और मैंने कुछ बढ़ भी जाए। जैसे आपको मूल्य जब घटेगा, कोई भी सामान का मूल्य घटता है तो कम पैसा में ज़्यादा सामान मिल जाता है, तो कितना वृद्धि होगा? तो वृद्धि बराबर का होगा, आपको याद रखना होगा, जितना कमी हो उसको लिख दीजिए। लिख दिए, कमी या वृद्धि लिख देना है, ठीक है। यानी और फिर क्या कहेंगे? 100 में से 20% में से 20% कमी हुआ है किसमें? 100 में से 100 में से 20 कमाना, गुणा क्या करेंगे? 100। यही हो गया वृद्धि। अगर कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो यहाँ प्लस कर देते, 20 बटा यहाँ प्लस कर देते, ठीक है। आगे ऐसा सवाल बताएंगे। अब देखिएगा 20 बटा 80 हो गया, ठीक है, गुणा 100, 20 चौके 80 यानी 4×25 हाँ 100, यानी कहा गया आपको 25% की वृद्धि करना है। ऐसा सवाल जब बनाएंगे कि कितना % बढ़ जाए तो कितना % कमी किया जाए, तो जैसे ही यहाँ कमी हो गया, कमी वृद्धि देख लेना है। अगर कमी होगा तो 100 माइनस नीचे रहेगा, वृद्धि होगा तो 100 प्लस रहेगा, बाकी जितना होगा वही रहेगा, ठीक है।